वेलकम बैक टू सी जी सिक्स हमारी डी सासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का 16 चैप्टर के बेस पे स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब के बेस पे। चलिए तो आगे का कंटेंट को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं भाई। क्लियर तो उस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो दीर्घवृत्त के बेस पे हम लोग जो चीज़ देखे थे और त्रिभुज के जो बेसिस पे देखे थे, तो उसमें जो चाप के माध्यम से था, तो दीर्घ चाप के माध्यम से किसको बोला जाता है, लघु चाप किसको बोला जाता है, दीर्घ वृत्त का त्रिज्याखंड किसके अकॉर्डिंग में रहता है, ये सारे कंटेंट को यहाँ से हम लोग देखेंगे। ठीक है तो लघु वृत्तखंड का जो त्रिज्याखंड के बेस पे होता है, ठीक है लघु वृत्तखंड के बेस पे हमारे पास होता है लघु वृत्तखंड। ये होता है लघु वृत्तखंड के बेस पे होता है, लघु वृत्तखंड के बेस पे होता है। और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड के माध्यम से होता है। ठीक है, तो एक को लघु वृत्तखंड के माध्यम से देखते हैं, एक को दीर्घ वृत्तखंड के माध्यम से देखते हैं भाई। ठीक है कि ये क्या क्या कंटेंट होगा और ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं भाई, ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। लघु वृत्तखंड के बेस पे क्या होता है और दीर्घ वृत्तखंड के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो लघु के बेस पे जान सकते हैं और दीर्घ वृत्तखंड के माध्यम से भी जान सकते हैं। ठीक है कि ये लघु के माध्यम से क्या होता है और दीर्घ वृत्तखंड के माध्यम से क्या होता है। तो एक को हम लोग लघु वृत्तखंड के माध्यम से जान सकते हैं और एक को हम लोग दीर्घ वृत्तखंड के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे होता है और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होता है। क्लियर, तो लघु वृत्तखंड का जो होता है ये 180 अंश के बेस होता है। लघु वृत्तखंड की जो माप होती है, लघु वृत्तखंड की माप 180 अंश की होती है, इसकी 180 की होती है, जबकि दीर्घ वृत्तखंड की माप दीर्घ वृत्तखंड की माप 360 अंश की होती है। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि लघु वृत्तखंड के माध्यम से क्या हो जाएगा और दीर्घ वृत्तखंड के माध्यम से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि लघु वृत्तखंड की माप के बेसिस पे क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड की माप के बेसिस पे भी क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 180 डिग्री के बेसिस पे आपके पास एक क्लियरिटी के रूप में आता है और दीर्घ वृत्तखंड की जो माप होती है 360 के बेस पे होती है। क्योंकि यहाँ पर अगर वृत्त के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, एक वृत्त के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को लेते हैं, यहाँ पर एक वृत्त के माध्यम से। ठीक है, अब इस वृत्त का ये आप लोगों को मान लेते हैं कि ये सेंटर पॉइंट है, ये आप लोगों का क्या है, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से हम लोग देखते हैं, ये सेंटर पॉइंट से ये वाला, ठीक है, ये आप लोगों की क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये आप लोगों की क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, अगर इसी कंटेंट को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ये कंटेंट अगर यहाँ से आता है, केंद्र से होकर के जो जीवा आती है, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक है, और एक और कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ये आप लोगों की जीवा के माध्यम से होती है, इसको बोला जाता है जीवा। ठीक है, ये आप लोगों की जीवा के माध्यम से हो जाएगा, ये आप लोगों की त्रिज्या के बेसिस हो जाएगी, भी आप लोगों की त्रिज्या के बेसिस हो जाएगी। ठीक है, और ये आप लोगों का सरकमफ्रेंस के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को भी लिख सकते हैं कि ये किसके किसके बेस पे रहेंगे। ठीक है, केंद्र के बेस पे क्या होता है, ये आप लोगों का वृत्त है, ये आप लोगों का क्या है, वृत्त है। ठीक है,
ये वृत्त है जिसको सर्किल बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का वृत्त के अकॉर्डिंग में आ गया भाई। ये किसके अकॉर्डिंग में आ गया? आप लोगों के वृत्त के बेसिस पे आ गया ये। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये आप लोगों का क्या हो गया? केंद्र के बेस पे हो गया। ये आप लोगों का क्या हो गया? केंद्र। ये आपका केंद्र हो गया। और इस चीज़ को देखेंगे, ये आपका क्या हो गया? जीवा। ये आपका जीवा हो गया। और इस चीज़ को देखेंगे, ये आपका क्या हो गया? और ये भी ना, दोनों ये त्रिज्या हो जाएगा। ये आपकी त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये आप लोगों का व्यास हो जाएगा, वृत्त की व्यास। ये आपका व्यास हो जाएगा। ये आपका केंद्र हो जाएगा। ये आपका जीवा हो जाएगा। ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। ये चारों तरफ का जो घेराव है ये आप लोगों की क्या होती है? परिधि होती है भाई। ठीक है, इसको बोला जाता है परिधि। बेसिक फंडामेंटल में इसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को इस चीज़ को जानना भी ज़रूरी है कि केंद्र के बेस पे क्या होता है, त्रिज्या के बेस पे क्या होता है, परिधि के बेस पे क्या होता है, वृत्त के बेस पे क्या होता है, जीवा के बेस पे क्या होता है, और व्यास के बेस पे भी क्या क्या कंटेंट आते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट को भी आप लोगों को जानना है भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो व्यास के बेस पे जान सकते हैं, केंद्र के बेस पे जान सकते हैं, जीवा के बेस पे जान सकते हैं, त्रिज्या के बेस पे जान सकते हैं और परिधि के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, कि ये क्या क्या कंटेंट लाएंगे। व्यास के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि व्यास किसको बोला जाता है, और जीवा के बेस पे आप लोगों को वो किसको बोला जाता है? केंद्र, त्रिज्या और परिधि। लघुचाप, दीर्घचाप, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे देखते हैं। पहला हम लोग यहाँ पर त्रिज्या के बेस पे देख लेते हैं पहला। ठीक है, कि ये त्रिज्या के बेसिस पे क्या होता है। पहला हमारा जो कंटेंट है वह त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। त्रिज्या के बेस पे देखते हैं। ठीक है, केंद्र से परिधि पर खींची गई बिंदु, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा, केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा, त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, इसको हम लोग रेडियस भी बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्या कहलाती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को, केंद्र O है, ये R है त्रिज्या, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका P है, ये आपका Q है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। त्रिज्या के बेसिस पे पहला देखते हैं भाई, किसके बेस पे पहला देखते हैं हम लोग? त्रिज्या के बेस पे पहला देखते हैं भाई कि त्रिज्या के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो पहला, केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है भाई। ठीक है, तो इसको हम लोग त्रिज्या के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि त्रिज्या के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि केंद्र के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके किसके
बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है, तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? ये त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या के बेस पे जान सकते हैं, व्यास के बेस पे जान सकते हैं, केंद्र के बेस पे जान सकते हैं, परिधि के बेस पे जान सकते हैं, जीवा के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, कि जीवा के बेसिस पे भी क्या होता है, परिधि के बेसिस पे क्या होता है, त्रिज्या के बेसिस पे क्या होता है, व्यास के बेसिस पे क्या होता है, केंद्र के बेसिस पे क्या होता है, वृत्त के बेसिस पे क्या होता है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो ये किसके अकॉर्डिंग में होती है? केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो ये किसके बेस पे होती है और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि रेडियस त्रिज्या के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है और ये दोनों किसके किसके माध्यम से भी होती है। ठीक है, तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी और इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो केंद्र के माध्यम से जान सकते हैं, जीवा के माध्यम से जान सकते हैं, परिधि के माध्यम से जान सकते हैं और त्रिज्या के माध्यम से जान सकते हैं और व्यास के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो पहला त्रिज्या के माध्यम से है, दूसरा को हम लोग निकाल लेते हैं भाई व्यास के माध्यम से। ठीक है, तो व्यास के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं व्यास, जिसको बोला जाता है डायमीटर। ठीक है, तो केंद्र वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को, ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अथवा बोल सकते हो कि जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है, अथवा जो जीवा, अथवा करके भी लिख सकते हो, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है व्यास कहलाती है। व्यास कहलाती है। ठीक है, थर्ड के बेसिस पे आप हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, थर्ड नंबर। ठीक है, तो त्रिज्या व्यास हो गया, जीवा पर लिखना था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जीवा परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, त्रिज्या के माध्यम से जो देख रहे हैं भाई, किसके माध्यम से देख रहे हैं, त्रिज्या के बेसिस पे देख रहे हैं कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है।
जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है व्यास कहलाती है। जीवा परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे जान सकते हैं, व्यास के बेसिस पे जान सकते हैं, जीवा के बेसिस पे जान सकते हैं। तो त्रिज्या के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि त्रिज्या के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि त्रिज्या के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आएगा, व्यास के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा और जीवा के बेसिस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के व्यास के बेसिस पर हो जाएगा भाई। जब व्यास के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट के एक रोडिंग भी रहेगा और ये दोनों किसके किसके बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। ठीक है, तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है व्यास कहलाती है। ठीक है, तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है भाई। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, अथवा जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है व्यास कहलाती है। जीवा परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है व्यास कहलाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है, जबकि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों की जीवा के बेसिस पे भी हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ से आप लोग त्रिज्या के माध्यम से जान सकते हैं। त्रिज्या के माध्यम से ओ आर आपकी त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ओ आर आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ओ आर त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और व्यास में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पी क्यू व्यास हो जाएगा आपका। यहाँ से पी क्यू आपका क्या हो जाएगा? व्यास। और जीवा ए भी आपकी जीवा हो जाएगा। ए भी आपकी क्या हो जाएगी? जीवा। ए भी आपकी जीवा हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। ओ आर त्रिज्या है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, अथवा जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है व्यास कहलाती है। पी क्यू व्यास जीवा परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ए भी जीवा के माध्यम से हो जाएगा। त्रिज्या केंद्र और ओ आप लोगों का क्या है? केंद्र के माध्यम से। चौथा में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, चौथे नंबर पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर परिधि के माध्यम से देख लेते हैं। इसको सरकमफ्रेंस बोला जाता है। चलिए सरकमफ्रेंस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, कि सरकमफ्रेंस के बेस पे क्या होता है? परिधि। ठीक है, तो वृत्त के चारों तरफ का घेराव, वृत्त के चारों ओर का घेराव, वृत्त के चारों ओर का आवरण या घेराव वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि
कहलाती है। वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। तो परिधि के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, ठीक है। और पांचवा जो है वो केंद्र के बेस पे है। वृत्त का केंद्र, सेंटर पॉइंट। वृत्त की केंद्र ओ है। वृत्त की केंद्र क्या है? ओ है यहाँ से, ठीक है। तो त्रिज्या, व्यास, जीवा, परिधि, केंद्र के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ये आप लोगों की सेंटर। तो त्रिज्या के बेस पे जान सकते हैं, व्यास के बेस पे जान सकते हैं, जीवा के बेस पे जान सकते हैं भाई, परिधि के माध्यम से जान सकते हैं और केंद्र के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। ओ आर त्रिज्या हो जाएगा। व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, अथवा जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है व्यास कहलाती है। जीवा, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। परिधि, वृत्त के चारों ओर का आवरण या घेराव वृत्त की परिधि कहलाती है। केंद्र, वृत्त की केंद्र ओ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि वृत्त के चारों ओर का आवरण या घेराव वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की केंद्र ओ है, ठीक है। व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है व्यास कहलाती है। जीवा, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ए भी जीवा है यहाँ पर। त्रिज्या के माध्यम से देखते हैं तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। ओ आर त्रिज्या है। व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, अथवा जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है व्यास कहलाती है। पी क्यों व्यास है। जीवा, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। परिधि, वृत्त के चारों ओर का आवरण या घेराव वृत्त की परिधि कहलाती है। केंद्र, वृत्त की केंद्र ओ के बेसिस पे है। वृत्त की केंद्र किसके बेसिस पे? ओ के बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि वृत्त के चारों ओर का जो आवरण या घेराव होता है वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की केंद्र ओ है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। ओ आर त्रिज्या है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, अथवा जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वह भी व्यास कहलाती है। पी क्यों व्यास के बेस पर जीवा, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? जीवा कहलाती है। तो ये आप लोग की जीवा के बेसिस हो जाएगा। जैसे कि वृत्त के बेस पे हम लोग देखते हैं यहाँ से कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या वृत्त की व्यास, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्या के माध्यम से जान सकते हैं इसको। किसके माध्यम से त्रिज्या के माध्यम से जान सकते हैं, व्यास के माध्यम से जान सकते हैं, परिधि के माध्यम से जान सकते हैं और क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। कि त्रिज्या के बेस पे क्या होता है, व्यास के बेस पे क्या होता है, परिधि के बेस पे क्या होता है, क्षेत्रफल के बेसिस पे भी क्या होता है, ठीक है। तो त्रिज्या के माध्यम से जान सकते हैं, व्यास के माध्यम से जान सकते हैं, परिधि के माध्यम से जान सकते हैं, क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं कि त्रिज्या के बेस पे क्या हो जाएगा, व्यास के बेस पे क्या होगा, परिधि के बेस पे क्या होगा, क्षेत्रफल के बेस पे क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या के बेस पे क्या होता है और वृत्त के व्यास के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। कि वृत्त की त्रिज्या के बेस पे क्या होता है, वृत्त के व्यास, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 करके भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। जैसे वृत्त की त्रिज्या
क्या होती है, आर होती है, वृत्त की त्रिज्या आर होती है, वृत्त का व्यास 2r होती है, वृत्त की परिधि 2πr होती है, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से यह होता है। और जबकि यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ जानते हैं भाई कि जो त्रिज्या होती है वह व्यास का आधा होती है। एक और सूत्र होता है, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास का आधा, व्यास का आधा होता है। ठीक है, और दूसरा व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना, त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना, ये होता है। ये फार्मूला के बेस पे है। ठीक है, कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है और त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग में भी है। ठीक है, इसको भी महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में याद रखिएगा। ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या आर के बेस होता है, वृत्त का व्यास 2r के बेस होता है, वृत्त की परिधि 2πr के बेस होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर के बेस होता है। वृत्त का क्षेत्रफल किसके बेस होता है, πr स्क्वायर के बेस पे भी होता है। तो वृत्त की त्रिज्या r के बेस होता है, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त की परिधि 2πr के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि त्रिज्या के बेस पे क्या होता है, व्यास के बेस पे भी क्या होता है, केंद्र के बेस पे क्या होता है, परिधि के माध्यम से भी क्या क्या कंटेंट आते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि त्रिज्या के बेस पे क्या होता है, व्यास के बेस पे क्या होता है, परिधि के बेस पे क्या होता है, क्षेत्रफल के बेस पे क्या होता है। तो पहला वृत्त की त्रिज्या r के बेसिस पे क्या होता है, वृत्त की व्यास 2r के बेसिस पे क्या होता है, वृत्त की परिधि 2πr के बेसिस पे क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये त्रिज्या के बेसिस पे क्या होता है, व्यास के भी बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी रहेंगे। तो त्रिज्या के माध्यम से जान सकते हो और व्यास के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि त्रिज्या के माध्यम से क्या होता है, व्यास के माध्यम से भी क्या होता है और त्रिज्या के बेसिस पे भी क्या होता है। तो वृत्त की त्रिज्या r होता है, वृत्त की व्यास 2r होती है, वृत्त की परिधि 2πr होती है, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, वृत्त की त्रिज्या व्यास का आधा त्रिज्या होता है और त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, व्यास बराबर त्रिज्या का दोगुना होता है, त्रिज्या का दोगुना बराबर व्यास होता है, त्रिज्या बराबर व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा त्रिज्या के बराबर होता है, त्रिज्या बराबर व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा त्रिज्या के बराबर होता है, त्रिज्या का दोगुना व्यास के बराबर होता है, व्यास बराबर त्रिज्या का दोगुना होता है। और वृत्त की त्रिज्या r के बेसिस पे होती है, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त की परिधि 2πr और वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग πr स्क्वायर के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या को r के बेसिस पे हम लोग हमेशा क्लियर करते हैं, वृत्त के व्यास को 2r के माध्यम से, वृत्त की परिधि को 2πr के माध्यम से, वृत्त के क्षेत्रफल को πr स्क्वायर के माध्यम से। त्रिज्या व्यास का आधा होता है और व्यास बराबर त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या r के बेस पे लेते हैं और वृत्त के व्यास को 2r के बेसिस पे लेते हैं और वृत्त की परिधि को 2πr के बेसिस पे लेते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल को πr स्क्वायर के बेसिस पे लेते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या r के बेस पे होता है, वृत्त की व्यास 2r के बेसिस पे होता है, वृत्त की परिधि को हम लोग 2πr के बेसिस पे लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग πr स्क्वायर के बेस पे ले लेते हैं और त्रिज्या व्यास का आधा होता है और व्यास का आधा त्रिज्या के बराबर होता है और त्रिज्या बराबर व्यास का आधा होता है और त्रिज्या का दोगुना व्यास के बराबर होता है, व्यास बराबर दोगुणित त्रिज्या के बेस पे होता है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या r के बेस पे भी जान सकते हैं, वृत्त की व्यास 2r के बेस पे जान सकते हैं, परिधि 2πr हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे भी हम लोग इस त्रिज्या को स्मॉल r से दर्शाया जाता है। ठीक है, त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है, स्मॉल r के माध्यम से। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे होता है आप लोगों का ये स्मॉल r के माध्यम से ये होता है। ठीक है, ये r के माध्यम से, परिधि सरकमफ्रेंस c के बेस पे होता है 2πr और व्यास डायमीटर d के बेस पे होता है 2r। ठीक है, क्षेत्रफल a के बेस पे होता है, हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल a के बेस पे होता है, πr स्क्वायर के बेस पे होता है। ठीक है, πr स्क्वायर के बेस होता है। तो ठीक है, तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr स्क्वायर के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। त्रिज्या r, परिधि 2πr, व्यास 2r, क्षेत्रफल πr स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर होता है भाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के बेस पे कीजिए, त्रिज्या को आर के बेस पे कीजिए, परिधि को 2 पाई आर के बेस पे कीजिए, व्यास को 2 आर के बेस पे कीजिए, वृत्त की त्रिज्या को आर के बेस पे कीजिए, वृत्त की व्यास को 2 आर के बेस पे कीजिए, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या व्यास बटे 2, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर, वृत्त की व्यास 2 आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो त्रिज्या आर, परिधि 2 पाई आर और व्यास 2 आर हो जाएगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या आर के बेस पे देख सकते हैं, वृत्त की व्यास को 2 आर के बेस पे देख सकते हैं, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या व्यास का आधा हो जाएगा, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या आर के बेसिस होता है, परिधि 2 पाई आर के बेसिस होता है, व्यास 2 आर के बेसिस होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है। त्रिज्या आर, व्यास 2 आर, परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या होता है, त्रिज्या बराबर आर होता है, परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, व्यास बराबर डी इक्वल टू 2 आर होता है, क्षेत्रफल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो त्रिज्या व्यास का आधा, व्यास 2 गुणित त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर, वृत्त की व्यास 2 आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या आर, परिधि 2 पाई आर, व्यास 2 आर, क्षेत्रफल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या, परिधि, व्यास, क्षेत्रफल के एक रूटिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग यही और करते हैं, इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। इस क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।